Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सभी बच्चों का RK कैंपस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा 12th क्लास का लेसन है, चैप्टर नंबर 6 है, दिस इज पोइट्स एंड पैनकेक। अब इस लेसन के बारे में बच्चों थोड़ा सा आपको बता दें कि इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है। और पोइट्स तो सभी को पता है बच्चों की पोइट्स क्या होता है। पोइट्स क्या होता है ये सबको पता है। पोइट्स क्या होता है, पोइट अपने कवि जो होते हैं उनको हम लोग पोइट्स कहते हैं। और ये पैनकेक्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक बहुत इजी भाषा में बता दूं। पैनकेक उस मटेरियल का नाम है, पैनकेक उस मटेरियल का नाम है जिस मटेरियल का प्रयोग हीरो और हीरोइन जो होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनके मेकअप के लिए जिस मटेरियल का पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसे पैनकेक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पैनकेक्स। क्या है पैनकेक्स? पैनकेक्स वो मटेरियल है जिसका प्रयोग हीरो हीरोइन के लिए जो है, जो उनके मेकअप के लिए जिस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, हीरो हीरोइन के मेकअप के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, उसे पैनकेक कहा जाता है। ठीक है। इस लेसन के जो राइटर जो हैं, इस लेसन के जो ऑथर जो हैं बच्चों, वो हैं अशोका मित्रन। अशोका मित्रन जो है वो इस लेसन के जो है वो राइटर है। वो इस लेसन के क्या है? राइटर है। अशोका मित्रन जो है वो इस लेसन के राइटर है। अब हम आप लोग को डिटेल में अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन आई विल टेल यू इन डिटेल। ठीक है। So first of all, I will tell you about the author. ऑथर के बारे में मैं आपको बता दूं कि भी ऑथर कौन है। अशोका मित्रन। अशोका मित्रन जिनका जन्म जो है 1931 में हुआ था। अशोका मित्रन का कौन था? तमिल राइटर, एक तमिल लेखक हैं। रिकाउंट्स recounts his year at Gemini Studios in his book My Years with the Boss। अब देखिए, तमिल राइटर, एक तमिल राइटर है। रिकाउंट्स, रिकाउंट्स का अर्थ होता है कि यानी कि वो दोबारा से काउंट करता है, बताता है। हिज ईयर्स, अपने अपने साल जो है उनको रिकाउंट्स करता है, बताता है। at Gemini Studios। Gemini Studios, Gemini is the name of a studio जहां पे फिल्म वगैरह बनती है ना, फिल्म की शूटिंग की जाती है। जैसे ये हमारा स्टूडियो है जहां पे हम लेसन जो है इसकी शूटिंग कर रहे हैं, इसी तरह एट दैट टाइम देयर वाज अ स्टूडियो नेम जेमिनी स्टूडियोज। इन हिज बुक, अपनी बुक के अंदर उसकी एक बुक है अशोका मित्रन की, माई ईयर्स विद बॉस। उसके अंदर अपने जेमिनी स्टूडियो में जो भी उसने समय बिताया उसको रिकाउंट करता है। ठीक है ना? ओके। which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। which talks, जो इस पे बात करता है, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज। जो मूवीज जो हैं, फिल्म जो है, उनका प्रभाव क्या था ऑन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक एस्पेक्ट के ऊपर, प्रत्येक आकार के ऊपर ऑफ लाइफ इन इंडिया, भारत के जीवन के प्रत्येक आकार पे जो मूवीज जो थी, फिल्म जो थी, उनका क्या प्रभाव था, ये बताते हैं। The Gemini Studios located in Chennai was set up in 1940। The Gemini Studios
ये जेमिनी स्टूडियो जो था लोकेटेड इन चेन्नई, ये चेन्नई के अंदर लोकेटेड था। वेयर इट वॉज लोकेटेड? इट वॉज लोकेटेड इन चेन्नई, ये चेन्नई के अंदर लोकेटेड था। वॉज सेटअप इन 1940, और 1940 में ये जेमिनी स्टूडियो जो है सेटअप हुआ था। कहां सेटअप हुआ था? वेयर इट वॉज लोकेटेड? इट वॉज लोकेटेड at Chennai and was set up at in 1940, 1940 में ये सेटअप हुआ था। ठीक है भाई, ओके। आगे चलते हम लोग। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। अब देखिए, इट वॉज, ये था, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस, बहुत ही प्रभावशाली जो है फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था। ये एक फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि फिल्म बनाने वाली एक कंपनी थी ऑफ इंडिया, भारत की, इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। यानी कि जिस समय भारत के अंदर फिल्में बननी शुरू हुई थी, उस समय के बिल्कुल शुरू की बात है। ये बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही फेमस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है भाई। इस फाउंडर वाज मिस्टर एस एस वासन, इस फाउंडर, और इसके फाउंडर जो थे वाज मिस्टर एस एस वासन। एस एस वासन जो है वो इसके फाउंडर थे। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे? Who was the founder of Gemini Studio? तो मिस्टर एस एस वासन was the founder of Gemini Studio। ये Gemini Studio के फाउंडर थे। ठीक है। The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studio was to cut out newspaper clipping on a wide variety of subjects and show them in files। अब देखिए, The duty of Ashoka Mitran, इस लेसन के राइटर जो हैं उनकी ड्यूटी जो थी, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन? अशोका मित्रन की ड्यूटी जो थी जेमिनी स्टूडियोज में वाज टू कट आउट, वो काटना होता था, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, यानी कि अखबार जो होते हैं ना उसकी क्लिपिंग को काटना पड़ता था, इंपॉर्टेंट चीजें वो काट काट के रखते थे। ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट था, एजुकेशन का सब्जेक्ट था, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो है ना वो अखबार की कटिंग काट काट के रखता था। एंड स्टोर देम इन फाइल्स, और उन सभी कटिंग को, अखबार की जो क्लिपिंग जो थी, अखबार की जो कटिंग जो थी, उन सभी को वो काट काट के जो है ना उनको एक फाइल के अंदर स्टोर करता था। एक फाइल के अंदर क्या करता था? स्टोर करता हूं। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखिएगा। अभी आई विल टेल यू अबाउट द लेसन समरी इन हिंदी। अब ये दिस इज इन इंग्लिश, स्क्रीन के ऊपर आपका इंग्लिश में है, अभी मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। दिस इज अ कंप्लीट समरी अबाउट दिस लेसन। ये इस लेसन के बारे में कंप्लीट समरी है। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये समरी जो है, ये लेसन जो है, पोइट एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन, ये सभी बोर्ड्स में है। क्योंकि चाहे राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, यूके बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी में लेसन है, सभी का सिलेबस सेम है, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। तो ये समरी जो है सभी बोर्ड्स के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही बेस्ट है। ठीक है ना, इस लेसन की समरी इन हिंदी। लेकिन क्वेश्चन जो है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सभी बोर्ड्स का डिफरेंट है। तो इसके हम लोग क्वेश्चन जब कराएंगे ना तो आपको बिल्कुल डिफरेंट कराएंगे सभी बोर्ड्स के। ठीक है, ओके। अभी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लेसन। अभी लेसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। In the beginning of the essay, the writer describes the makeup department of the Gemini Studio. In the beginning,
इन द बिगनिंग का अर्थ होता है बच्चों, यानी कि स्टार्टिंग में, जब लेसन शुरू होता है, जब कहानी शुरू होती है, जब कहानी शुरू होती है ऑफ द ऐसे इस निबंध की, द राइटर लेखक जो है डेस्क्राइब्स वर्णन करता है द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट का वर्णन करता है ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट का वर्णन करता है। यानी कि जब कहानी शुरू होती है तो लेखक क्या करता है, व्हाट डज राइटर डू, राइटर डिस्क्राइब्स जेमिनी स्टूडियोज मेकअप डिपार्टमेंट, राइटर जो है जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट का वर्णन करता है कि भाई मेकअप डिपार्टमेंट जो है वो क्या है और वहां पे क्या होता था। ओके, देखिए आगे। This department was in the top floor of the building. This department means makeup department. Makeup department जो था was in the top floor, यानी कि टॉप की सबसे ऊपर वाली मंजिल पे था ऑफ द बिल्डिंग, जो जिस बिल्डिंग में जेमिनी स्टूडियो था उसकी सबसे टॉप की बिल्डिंग जो थी वहां पे जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था, वेयर वाज मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट वाज ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के ऊपर था। ठीक है, ओके। दिस डिपार्टमेंट लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून। देखो भाई, ये जो हमारा दिस डिपार्टमेंट मींस यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था, एक हेयर कटिंग सैलून जो होता है, एक नाई की दुकान जो है ना, वो ऐसा लगता था। कैसा लगता था? एक हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था, एक नाई की दुकान की तरह लगता था ये। इट वॉज जस्ट लाइक अ बार्बर शॉप, ऐसा लगता था कि ये नाई की दुकान हो, क्योंकि नाई की दुकान पे क्या होता है भाई, सभी कटिंग होती है, ठीक है ना, सब शेविंग वगैरह जो भी है, मेकअप वगैरह जो होता है सब वहीं पे होते हैं। ठीक है, एक सैलून के ऊपर, हेयर सैलून पे people who had makeup done there had to go to through a lot of trouble. देखो भाई, people who had makeup, people who had makeup, जिन लोगों का मेकअप होता था वहां पे, जिन लोगों का वहां पे मेकअप होता था, डन देयर हैड टू गो थ्रू, उनको जाना पड़ता था a lot of trouble, यानी कि उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता था। जिन लोगों का मेकअप होना था, जिन लोगों का क्या होना था, मेकअप होना था, उन लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होता था। अर्ली द हेड ऑफ, अर्ली मीन्स स्टार्टिंग में, द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड जो था वाज अ बंगाली, वाज अ बंगाली, वो एक बंगाली था। अब who was the head of the makeup department earlier? Earlier means starting में, शुरू में मेकअप डिपार्टमेंट का हेड कौन था? was a बंगाली, एक बंगाली था मेकअप डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, was a बंगाली। After that a person from Maharashtra came after that, यानी कि बंगाली के बाद में वहां पे मेकअप डिपार्टमेंट का हाथ कौन बना, कौन आया? अ पर्सन, एक आदमी था फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से केम, वहां पे आया। ठीक है भाई, he was assisted by men from Dharwad, Andhra Pradesh, Burma and the usual local Tamil. He was assisted, assisted का मतलब होता है उसकी सहायता की जाती थी, उसकी सेवा के अंदर रहते थे। कौन कौन रहते थे? बाई मैन, लोग जो थे धारवाड़ से थे, आंध्र प्रदेश से थे, बर्मा से थे, और कुछ हमारे यूजुअल तमिल लोकल जो थे, वहां के स्थानीय तमिल लोग जो थे, वो उसकी सहायता के अंदर रहते थे। किसकी सहायता में? जो पर्सन, जो आदमी महाराष्ट्र से था, एंड हु वाज द हेड ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, जो मेकअप डिपार्टमेंट का हेड था, जो मेकअप डिपार्टमेंट का क्या था? Thus, the makeup department was an example of national integration. इस प्रकार द मेकअप डिपार्टमेंट जो था वाज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण था ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन,
यानी कि राष्ट्रीय एकता का। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में एकता दिखाई देती है। हम लोग एक हैं, यानी कि एक डाइवर्सिटी के अंदर, यानी कि अनेकता में एकता है हमारे अंदर। फिर भी हमारे अंदर क्या है? अनेकता में एकता है, क्योंकि आदमी जो था महाराष्ट्र से था और इसकी सेवा में इसकी हेल्प कौन कौन करते थे? कोई आदमी धारवाड़ से था, आंध्र प्रदेश से था, बर्मा से था, और वहां पे लोकल कम्युनिस्ट। तो ऐसा लगता था कि ये नेशनल इंटीग्रेशन हो, यानी कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है ना, अलग अलग स्टेट से लोग, ठीक है ना, यानी कि अनेकता में एकता लगता था वहां। Pancake was the brand name of the makeup material that the Gemini Studio bought in truckloads. अब देखिए भाई, ये पैनकेक का बहुत आपके यहाँ जिक्र आता है कि पैनकेक क्या है, किस तरह इसका यूज किया जाता है बच्चों। सो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम, एक ब्रांड नेम था, ठीक है ना। अब क्या होता था इसके अंदर? ऑफ द मेकअप मटेरियल, यानी कि मेकअप मटेरियल जो था उसका एक ब्रांड नेम था। दिस इज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, यानी कि मेकअप मटेरियल का एक ब्रांड नेम है उस समय था पैनकेक। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, ब्रांड नेम था। दैट द जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियोज जो है बोर्ड जो खरीदता था इन ट्रक लॉट्स, यानी कि पूरे के ट्रक खरीदता था। पैनकेक्स के जो है उस ब्रांड नेम्स के जो भी मटेरियल था, मेकअप मटेरियल जो था उसके ट्रक खरीदता था वो, ठीक है। हैवी मेकअप वाज डन ऑन द एक्टर, बहुत ज्यादा मेकअप जो है वो किया जाता था ऑन द एक्टर्स, जो नायक लोग जो थे, हीरो लोग थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी जो है मेकअप किया जाता था, बहुत ही हैवी मेकअप किया जाता। The writer comments that the makeup man could turn any decent looking person into an ugly looking crimson colored monster. बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। द राइटर कॉमेंट्स, राइटर जो है इस पे एक तंग कसता है, एक कमेंट करता है, एक टिप्पणी करता है। और क्या टिप्पणी करता है? कि दैट द मेकअप मैन, जो मेकअप करने वाले आदमी जो थे जेमिनी स्टूडियोज में, कुड टर्न, वो बदल सकते थे, एनी डिसेंट लुकिंग मीन्स अच्छे भले दिखने वाले आदमी को एक खलनायक बना देते थे। जो अच्छा भला दिखता है उसको खलनायक बना देते थे। डिसेंट लुकिंग, अच्छे भले दिखने वाले आदमी को, पर्सन को, इनटू एन अगली लुकिंग, यानी कि बहुत ही भद्दा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज के अंदर कि जो खलनायक जो होता है वो एक अच्छा भला आदमी होता है, लेकिन उसके ऊपर मेकअप करके उसको बहुत ही अगली लुकिंग, बहुत ही भद्दा दिखता है, वो उसको ऐसा बना देते हैं। क्रिम्सन, बिल्कुल लाल, यानी कि ब्लड की तरह दिखने वाला आदमी बना देते हैं उसको, उसकी आंखें वगैरह सब ऐसी बना देते हैं वो लोग। ब्लड क्रिम्सन कलर, यानी कि बिल्कुल लाल दिखने वाले लाल की तरह, एक मॉन्स्टर, एक राक्षस की तरह उसको बना देते हैं एक अच्छे भले आदमी को। इट वॉज द वर्क ऑफ मेकअप मैन, ये मेकअप मैन का काम। द चीफ मेकअप मैन used to make the chief hero and the heroine look ugly. देखो भाई, द चीफ मेकअप मैन, जो मुख्य मेकअप मैन जो था, जो मेकअप करने वाला जो था, यूज टू, वो करता था, मेक द चीफ हीरो, मुख्य हीरो और हीरोइन का जो है मेकअप करता था, लुक अगली, चाहे वो बेशक भद्दे दिखते हो लेकिन उनको अच्छा बना देता था, और अच्छे को वो लोग भद्दा बना देते थे। इट वॉज द वर्क ऑफ मेकअप मैन, ये मेकअप मैन का काम था। His senior assistant did the makeup of the second hero and the heroine. अब देखिए भाई, his सीनियर असिस्टेंट, उसका जो सीनियर असिस्टेंट जो था, इसका चीफ मेकअप मैन का, चीफ मेकअप मैन का सीनियर असिस्टेंट जो था, डिड द मेकअप, वो मेकअप करता था। वो क्या करता था? मेकअप करता था
ऑफ द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, यानी कि दूसरे नंबर पे जो हीरो या हीरोइन आती थी उनका मेकअप करना। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि भी व्हाट वाज द वर्क ऑफ चीफ मेकअप मैन। चीफ मेकअप मैन का काम क्या था? मेकअप करना था जो चीफ एक्टर और एक्ट्रेस जो थी, यानी कि हीरोइंस जो थी, उनका मेकअप करना था। और सीनियर असिस्टेंट का वर्क जो था, जो सेकंड नंबर पे हीरो या हीरोइन आते थे उनका मेकअप करना होता था। ठीक है। द जूनियर असिस्टेंट हैंडल द मेन कॉमेडियन। द जूनियर असिस्टेंट जो था, यानी कि सीनियर असिस्टेंट से नीचे जूनियर असिस्टेंट जो था, हैंडल द मेन कॉमेडियन, यानी कि वो मेन कॉमेडियन का जो है ना मेकअप करता था। हु डिड मेकअप द मेन कॉमेडियन? जूनियर असिस्टेंट हैंडल द मेन कॉमेडियन, वो मेन कॉमेडियन का जो है ना उसको हैंडल करता। ठीक है। अब देखिएगा भाई आगे। द ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। अब देखो बच्चों, द ऑफिस बॉय, कई बार आपने देखा ना, आप हम ये सुनते हैं यार वो ऑफिस बॉय का काम करता था, तो बॉय नहीं होता था, वो एक लड़का नहीं होता था। द ऑफिस बॉय वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय। तो कहता है कि ऑफिस बॉय जो होता था वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, एक लड़का नहीं होता था वो। ही वॉज नॉट अ बॉय। He was in his early 40s, वो लगभग 40 साल की उम्र में वहां पे होता था, लेकिन उसको ऑफिस बॉय बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? ऑफिस बॉय बोलते थे। He had entered the studios years ago with the dream in his eyes. अब he had entered the studios, उसने स्टूडियो में एंटर किया था। उसके क्या सपने थे? ईयर्स एगो, बहुत समय पहले, विद द ड्रीम्स, उसका एक स्वप्न था। इन हिज आईज, उसकी आंखों में कुछ स्वप्न थे, कुछ स्वप्न लेकर के, कुछ ड्रीम्स लेकर के वो वहां पे आया था कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। क्या ड्रीम्स थे उसके? He had dreamed of becoming a star actor or a top screenwriter, director or a lyric writer. अब उसका स्वप्न क्या था? उसका स्वप्न था, ही हैड ड्रीम्ड, उसका स्वप्न था ऑफ बिकमिंग, बनने का, स्टार एक्टर, यानी कि एक बहुत ऊंचे लेवल का एक स्टार एक्टर। सुपर, सुपर जो है ना, स्टार मींस सुपर कह सकते हैं। ठीक है ना। और अ टॉप स्क्रीन राइटर, यानी कि या तो फिर बहुत ही ऊंचे लेवल का जो स्क्रीन राइटर है वो बस बनने का था उसका। डायरेक्टर बनने का स्वप्न था। और लिरिक, जो संगीत के अंदर जो राइटर जो है वो बनने का, लिरिक राइटर बनने का उसका स्वप्न था। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पॉइंट आल्सो। ही वॉज अ बिट ऑफ का मतलब होता है थोड़ा बहुत, उसमें उसमें के अंदर कवि, पोइट बनने का भी कुछ चांसेस था, यानी कि थोड़ा बहुत वो कवि बनना चाहता था। इट वॉज हिज क्वालिटी। इन दोज डेज द राइटर वर्कड इन अ स्मॉल रूम। इन दोज डेज, उन दिनों में, द राइटर वर्कड इन अ स्मॉल रूम, एक छोटे से रूम के अंदर राइटर्स लोग जो थे वो काम करते थे। एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज के टाइम में राइटर्स लोग जो थे एक बहुत ही छोटे से कमरे के अंदर जो है वो काम करते थे, एक छोटे से कमरे में काम करते थे। He was always seen sitting at his table tearing newspaper day and night. He was ऑलवेज सीन, उसको हमेशा देखा जाता था, उसको हमेशा देखा जाता था सीटिंग, बैठे हुए, एट हिज टेबल, अपने टेबल के ऊपर, टीयरिंग, टीयरिंग मींस फाड़ते हुए, टीयरिंग मींस फाड़ते हुए, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को फाड़ते हुए, वो क्लिपिंग फाड़ता था न्यूज़पेपर की हर एक टॉपिक के ऊपर। डे एंड नाइट, दिन और रात वो हमेशा क्या करता था? न्यूज़पेपर की क्लिपिंग जो है वो फाड़ता था, न्यूज़पेपर को फाड़ता रहता था। Therefore, many people in the studio thought that he had no work. Therefore, इसलिए जो है many people, बहुत सारे लोग जो थे in the studio, स्टूडियो में, thought, ये सोचते थे that he had no work, कि उसके पास कोई काम नहीं है। He had no work, उसके पास कोई काम नहीं है। The office boy would often come to the writer's room and told him how his
literary talent was being wasted in the makeup department. अब देखिए भी क्या होता है। द ऑफिस बॉय जो था would often come, वो आम तौर पर आ जाता था। कहां पे आ जाता था? टू द राइटर्स रूम, राइटर के रूम में आ जाता था। एंड टोल्ड हिम, और उसे अपनी समस्या बताता था, उसे कहता था हाउ हिज, किस तरह से लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक टैलेंट जो है, उसके अंदर जो साहित्यिक टैलेंट जो है वाज बीइंग वेस्टेड, वो बेकार जा रहा है। इन द मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से उसका लिटरेरी टैलेंट जो है, साहित्यिक टैलेंट जो है वो बेकार जा रहा है, वो ऐसा कहता। देखिए भाई, कोठामंगलम, सुबु वाज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज। अब ये दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कोठामंगलम, सुबु उसका शॉर्ट नाम है सुबु, ठीक है ना। सुबु वाज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे था। नंबर 1 पे कौन था? नंबर पे थे तो जेमिनी स्टूडियो को जो बॉस जो था मिस्टर एस एस वासन, ही वाज एट नंबर 1, वो नंबर 1 पे था। और नंबर 2 पे कौन था? सुबु वाज एट नंबर 2, नंबर 2 पे सुबु था। द ऑफिस बॉय डिड नॉट लाइक हिम, और ऑफिस बॉय जो है वो उसको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। ऑफिस बॉय उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता था, ऑफिस बॉय बिल्कुल लाइक नहीं करता था। He felt that all his suffering, distress and neglect was due to him. He felt, यानी कि वो महसूस करता था, कौन? ऑफिस बॉय महसूस करता था that all his suffering, उसके जो भी कष्ट है, डिस्ग्रेस है, अपमान है, एंड नेग्लेक्ट है, उसकी अवहेलना की जाती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, प्रत्येक आदमी उसको नेग्लेक्ट करता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वर्क ड्यू टू हिम का मतलब है सुबु के कारण है। ऑफिस बॉय ऐसा मानता था कि भी सुबु के कारण ये सब कुछ हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है, ठीक है ना, उसको कष्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ लोग बात ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ सुबु, ये सुबु की वजह से। He too had joined the studio in a very petty position. He too had, उसने भी ज्वाइन द स्टूडियोज, स्टूडियोज को ज्वाइन किया था इन अ वेरी पैटी, पैटी का मतलब बहुत ही गरीब दशा के अंदर, पोजीशन के अंदर उसने स्टूडियो जो है उसको ज्वाइन किया। He had to face many problems and difficulties in his time. He had faced, उसने फेस की मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं, एंड डिफिकल्टीज, और जो भी उसको समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, इन हिज टाइम, अपने समय में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स उसने जो है ना वो फेस की थी। बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज मैनी क्वालिटीज ही हैड अटेन द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट टू द बॉस, यानी कि कहते हैं कि सुबु ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसके सामने थी। बट बाय वर्च्यू ऑफ हिज मेनी क्वालिटीज, क्वालिटीज माने गुण, बहुत सारे वर्च्यूज थे, गुण थे उसके अंदर, उनके कारण, उनके वर्च्यूज और क्वालिटीज के कारण ही हैड अटेन्ड, उसने प्राप्त कर ली थी द पोजीशन नेक्स्ट टू द बॉस। बॉस जो कौन था? मिस्टर एस एस वासन जो था, उसके बाद जो है उसने पोजीशन हासिल कर ली थी। हालांकि उसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे कष्ट आए, ठीक है ना, लेकिन उसमें कुछ गुण थे और उन्हीं के कारण वो नेक्स्ट टू द बॉस हो गया था। ही वाज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। He was involved in every important work at the studios. He was involved, वो इन्वॉल्व रहता था, शामिल रहता था, इन एवरी इंपॉर्टेंट वर्क, प्रत्येक महत्वपूर्ण काम में, एट द स्टूडियो, स्टूडियो के प्रत्येक महत्वपूर्ण काम में वो वहां पे वो रहता था। The writer says that he had the ability to look cheerful at all times. The writer says, लेखक कहता है that he had the ability, उसमें योग्यता थी, to look cheerful, हमेशा खुश रहने की, at all time, हमेशा खुश रहने की उसके अंदर योग्यता थी। सुब्बू में क्या थी? सुब्बू had the quality
टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम, हमेशा खुश रहने की उसके अंदर क्वालिटी थी। वो कभी गुस्से में नहीं आता था। ही वॉज वेरी लॉयल टू हिज मास्टर, और एक और उसके अंदर खासियत थी, ही वॉज वेरी लॉयल। लॉयल का मतलब होता है बच्चों वफादार होना। टू हिज मास्टर, यानी कि मिस्टर एस एस वासन जो था वो बॉस था जेमिनी स्टूडियोज का, और वो मिस्टर एस एस वासन अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार था, सुबु बहुत ही वफादार था। He had a solution for even the most difficult situation. He had a solution. उसके पास एक solution रहता था, समाधान रहता, उसके पास एक समाधान रहता था for even the most difficult situation, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाओ, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाओ, उसके पास each and every difficult situation, every problem का क्या होता था, उसके पास सॉल्यूशन होता था, उसका एक समाधान निकाल लेता था। ये इसके अंदर क्वालिटी थी। He was the most important person during the golden days of the Gemini Studios. He was the most important person. वो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। इस समय एट द टाइम ड्यूरिंग द गोल्डन एज, जिस समय जेमिनी स्टूडियोज का बहुत ही सुनहरे दिन थे, जिस समय जेमिनी स्टूडियोज के बहुत ही सुनहरे दिन थे, क्योंकि उस समय देश में कोई स्टूडियो नहीं था। ओनली एट दैट टाइम देयर वाज अ सिंगल स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियोज, ठीक है ना। तो उस समय उसके सुनहरे दिन थे। आज तो बहुत सारे स्टूडियोज होंगे, बंबई में पता नहीं कितने स्टूडियोज हो गए, इंदौर में बहुत सारे स्टूडियोज हैं, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के स्टूडियोज हैं, ठीक है ना। सो सुबु वाज इनरोल्ड एट द स्टोरी डिपार्टमेंट। अब सुबु का इनरोल जो है, यानी कि उसका स्थापन कर दिया गया है कहां पे, स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कहानी डिपार्टमेंट जो होती है वहां पे उनको सेट कर दिया गया सुबु को। Along with him, there was a lawyer and several poets and writers. Along with him, उसके साथ कौन कौन है? There was a lawyer. Lawyer एक वकील होता है, and several poets और बहुत सारे कवि हैं, and writers और बहुत सारे writers लोग जो हैं वो उसके साथ हैं, बहुत सारे writers लोग उसके साथ हैं। The lawyer was officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as Paul Scott. ठीक है ना। देखिए क्या होता है। The lawyer was officially, यानी कि एक ऑफिशियली जो है उसको, लॉयर को, वकील को क्या समझा जाता था, known as the legal advisor, एक कानूनी सलाहकार माना जाता। बट एवरीबडी रेफर टू हिम, लेकिन प्रत्येक आदमी उसको क्या कहता था, स्पॉइल स्पॉट, यानी कि खेल बिगाड़ने वाला कहता। क्या कहता था, खेल बिगाड़ने वाला कहता था। स्पॉइल स्पॉट का मतलब होता है खेल बिगाड़, वो वकील जो है वो खेल बिगाड़ देता था। While everyone else at the studio wore a khadi dhoti and white khadi shirt, the lawyer wore pant and a tie. देखिए, while जबकि everyone, प्रत्येक आदमी जो था, else at the studio, स्टूडियो के अंदर वो पहनता था क्या, यानी कि इसको छोड़ करके, वकील को छोड़ करके खादी धोती पहनता था प्रत्येक आदमी, एंड व्हाइट खादी शर्ट, और एक व्हाइट जो है, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की खादी की शर्ट पहनता और धोती पहनते थे। द लॉयर वॉर पैंट एंड टाई, लेकिन ये वकील जो था पैंट और टाई पहनता था। जो भी कोट पैंट वकील की जो वेशभूषा जो होती है वो लोग ये पहनते थे, ठीक है। ओके। जेमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हंट ऑफ वेरियस पॉइंट्स। जेमिनी स्टूडियो जो था वाज द फेवरेट, फेवरेट माने मुख्य, बहुत ही चाहने वाले जो था, बहुत अच्छा लगता था लोगों को। हंट एक अखाड़ा था या स्थान भी कह सकते हैं। हंट, फेवरेट, हंट यानी कि मुख्य अखाड़ा था, मुख्य प्लेस था ऑफ वेरियस पोइट्स, बहुत सारे पोइट्स का, बहुत सारे कवियों का। It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. देखो इसमें क्या क्या था, जेमिनी स्टूडियो में क्या क्या था। It had an excellent mess, इसका मैस जो था बहुत ही एक्सीलेंट था, बहुत ही शानदार। क्या था उसमें, which
सैटेलाइट जो देता था गुड कॉफी, बहुत ही अच्छी कॉफी वहां पे मिलती थी एट ऑल टाइम, सभी समय पर द डे, दिन में पूरा दिन मिलती थी, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और नाइट के मोस्ट पार्ट में वहां पे एक अच्छी कॉफी मिलती थी। द मैन एट द स्टूडियोज हैड अ नेचुरल डिसलाइक फॉर कम्युनिज्म। देखिए द मैन, जो भी आदमी थे वहां पे काम करते थे जेमिनी स्टूडियोज में, एट द स्टूडियो में, हैड ए नेचुरल, नेचुरल में एक प्राकृतिक जो है डिसलाइक थे, ना पसंद करते थे। डिसलाइक मीन्स पसंद नहीं करते थे किस चीज को? फॉर कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का अर्थ बच्चों क्या होता है? कम्युनिज्म जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, यानी कि कम्युनिस्ट लोग जो है, कम्युनिस्ट से कम्युनिज्म बना है। कम्युनिज्म का मतलब है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वहां पे सब लोग इस चीज को, कम्युनिज्म से बहुत ही नफरत करते थे। वो they thought that communists were godless people. They thought, वो लोग ये सोचते थे कि कम्युनिस्ट लोग जो हैं, कम्युनिस्ट का मतलब है कि जो है, जो भगवान को ना मानने वाले लोग जो हैं, वर गॉडलेस, वो गॉडलेस होते हैं, गॉडलेस पीपल होते हैं, भगवान को नहीं मानने वाले होते हैं कम्युनिस्ट लोग, ऐसा वो लोग सोचते थे। They had no law for wives and children. They had no law. वो प्यार नहीं करते अपनी पत्नियों से और अपने बच्चों से, बिल्कुल प्यार नहीं करते वो लोग ऐसे होते हैं। They were ready to spread unrest and violence. और ये कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं हमेशा रेडी होते हैं, तैयार होते हैं टू स्प्रेड अनरेस्ट, यानी कि समाज के अंदर बेचैनी, ठीक है ना, गलतफहमी फैलाना, और वायलेंस और हिंसा जो है वो फैलाना। और हिंसा जो है कभी भी जो अच्छी नहीं रहती हमारे समाज के लिए। अहिंसा परमो धर्म, ठीक है ना। नॉन वायलेंस जो है दैट्स गुड फॉर आवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी होती है। देखिए भाई, when Frank Buchmann's moral re-armament army of the 100 people visited Madras in 1952, the Gemini Studios played the host. अब देखिएगा, कहते हैं कि जब फ्रैंक बुचमैन की एक मॉरल आर्मी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम MRI था, MRA था, यानी कि मॉरल री आर्मामेंट आर्मी। ये मॉरल री आर्मामेंट आर्मी थी, ये फ्रैंक बुचमैन की आर्मी थी। और हंड्रेड्स पीपल विजिटेड मद्रास, जब 100 लोग मद्रास में आए इस आर्मी के इन 1952 में, द जेमिनी स्टूडियोज, जो जेमिनी स्टूडियो जो था, प्लेड द होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबानी करना, यानी कि हमारे यहाँ पे कोई विदेश से, कोई बाहर से आदमी आता है और तो हम उसके होस्ट कहलाते हैं, जिसकी हम लोग मेजबानी करते हैं। तो मेजबानी किसने की थी? जेमिनी स्टूडियोज ने की। इसका शॉर्ट नाम दीजिए यहाँ पे MRI, ठीक है ना, MRI। The MI was a kind of counter movement to international communism. अब ये MRA जो था was a kind of काउंटर का मतलब होता है एक विरोधी, एक मूवमेंट था, आंदोलन था, एक विरोधी आंदोलन था किसके? टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का कम्युनिज्म था, भगवान को ना मानने लोग थे, उनका एक विरोधी एक आंदोलन था MRA, ठीक है जी। They could not find a better host in India than the Gemini Studio. They could not find, वो नहीं प्राप्त कर सकते थे, a better host, एक अच्छा मेजबान इन इंडिया, भारत में, than the Gemini Studios, Gemini Studios की बजाय, यानी कि Gemini Studios को ही वो अच्छा अपना एक होस्ट मानते थे। अब देखिए क्या होता है भाई, A few months later, कुछ महीने के बाद, there was the news, ये एक समाचार आया that an English poet was visiting the Gemini Studio. After a few months later, कुछ महीने के बाद में
देयर वाज द न्यूज, एक ऐसी न्यूज थी दैट एन इंग्लिश पोइट, के इंग्लिश पोइट जो है वाज विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज में विजिट कर रहा है। बट द रूमर वाज दैट, लेकिन विडंबना ये थी, ही वाज नॉट अ पोइट बट एन एडिटर, वो एक पोइट ना होकर के एक एडिटर था। ये बड़ी विडंबना थी। Mr. Vasan, the boss of Gemini Studios, was also the editor of popular Tamil weekly. और मिस्टर वासन जो था, जो जेमिनी स्टूडियोज का बॉस था, वो भी एक पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध तमिल वीकली पेपर का जो है एक एडिटर था। Then the day of poet's arrival came, और फिर जो है उस कवि के आने का दिन वहां पे आ गया। He was a tall man, he was very serious, एक लंबा आदमी था, बहुत ही सीरियस आदमी था। The boss read a long speech, और बॉस कौन था? मिस्टर वासन, मिस्टर एस एस वासन ने एक लंबा स्पीच दिया उस पोइट के बारे में। आफ्टर दैट पोइट स्पोक, और उसके बाद पोइट जो है वो बोला, he spoke in such an accent that none among the audience could understand him. He spoke in such an accent, वो एक ऐसे एक्सेंट में बोला, ठीक है ना, इंग्लिश के एक एक्सेंट में बोला कि कोई भी वहां पे ऑडियंस जो था, श्रोता जो था, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो क्या कह रहा है, कि वो क्या कह रहा है। He left after speaking for 1 hour. He left, वो चला गया after speaking 1 hour. 1 घंटे बोलने के बाद जो है वो वहां से चला गया। His visits remained an unexplained mystery for all the staff. His visits, उसकी यात्रा जो थी, remained an unexplained mystery, एक unexplained रहस्य था for all the staff, पूरे स्टाफ के लिए, पूरे स्टाफ के लिए एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री थी, एक रहस्य था। बट सम इयर्स लेटर, लेकिन कुछ समय पश्चात, द राइटर लर्न दैट दिस पोइट वाज स्टीफन स्टेम्बर, लेकिन कुछ समय पश्चात ये जो लेखक जो इनको पता लगा कि वो कवि जो था वो स्टीफन स्पेंडर था। हु वाज दैट पोइट? दैट पोइट वाज स्टीफन स्पेंडर, वो पोइट जो है स्टीफन स्पेंडर था। सो बच्चों देखिए, ये समरी थी आपकी, हमारा चैप्टर 6 है, पोइट्स एंड पैनकेक्स, रिटन बाय अशोका मित्रन, ठीक है भाई। सो मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही इजी, लूसिड और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। इसके बाद हम लोग देखिए, ये समरी जो है सभी बोर्ड्स के लिए, लेकिन प्रत्येक बोर्ड का, ईच एंड एवरी बोर्ड हैज अ डिफरेंट एग्जामिनेशन पैटर्न, पैटर्न सभी का अलग अलग है। सो क्वेश्चन हम लोग प्रत्येक बोर्ड के अलग अलग तरीके से करवाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माय लेक्चर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।